हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और अब तक आपके बेटा तीन चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो और तीनों चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है बेटा, बाकी करंट के कुछ नोट्स अभी अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, बाकी आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैथ की क्लास भी आपको मिल रही है, बस ईबीएस की क्लासेस पे थोड़ा सा काम चल रहा है और थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहाँ की क्लासेस भी अभी शुरू नहीं हो पाई हैं। फिलहाल चैप्टर जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 में, यानी कि सामाजिकरण। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंट है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है, सामाजिकरण के कारक और सामाजिकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण के सिद्धांत में हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे, फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे आज। ठीक है, और आज ये चैप्टर नंबर 4 जो है आज ही कंप्लीट हो जाएगा। कल हम रचनावाद यानी कि वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला टॉपिक है आपका समाजीकरण का अर्थ। ठीक है, किसे कहते हैं समाजीकरण। देखो, समाजीकरण का अर्थ रीति रिवाजों एवं नियमों के अनुसार, किसके के अनुसार समायोजन करना है। समाजीकरण के निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें समाज के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि समाज हमारे अनुसार क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना। ठीक है, अब इसके कुछ क्या है, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे कि प्राथमिक कारक होता है, प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक, लिंग समीकरण, अग्रिम समाजीकरण और आपका पुनर्समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक कारण में कौन से लोग आ जाते हैं या कौन सी एजेंसियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्राथमिक कारण में बेटा आपका परिवार आ जाता है, प्राथमिक कारक में, जिसमें बच्चा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तब ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तभी उसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। द्वितीय कारक में क्या मतलब होता है, जो जहाँ पर बच्चा जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमारा स्कूल आ जाता है। ठीक है, स्कूल आ जाता है। जबकि लिंग समाजीकरण किसे कहते हैं, लिंग समाजीकरण ये बेटा एक व्यक्ति विशेष कह सकते हैं, यानी कि लिंग समाजीकरण का मतलब होता है जेंडर सोशलाइजेशन। यानी कि आपने देखा होगा कि महिलाओं के अपने ग्रुप क्लब बने हुए होते हैं, है ना, और पुरुष के अपने अलग ग्रुप और एजेंसियां बनी हुई होती हैं। इस तरीके से उसका भी सोशलाइजेशन होता है। अग्रिम समाजीकरण, अग्रिम का मतलब होता है कि एडवांस में, यानी कि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिसे हम एडवांस में सीख लेते हैं, वो आगे चलकर हमारे क्या होते हैं, काम में आते हैं। पुनर्समाजीकरण किसे कहते हैं, इसे समझ लीजिए। पुनर् का मतलब क्या होता है, रीसोशलाइजेशन, यानी कि ऐसा समझिए कि मैं पीलीभीत में रहता हूँ। ठीक है, मैं पीलीभीत में रहता हूँ, अब मैं पीलीभीत से कहाँ चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रीसोशलाइजेशन मेरा अपना वहाँ पर करूँगा, क्योंकि जो मेरे यहाँ के रीति रिवाज थे वो वहाँ के रीति रिवाजों से डिफरेंट होंगे। तो जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो रीसोशलाइजेशन अपना करूँगा, यानी कि अब स्टार्टिंग से ही मैं वहाँ पर क्या करूँगा, अपने वहाँ के यानी कि जम्मू कश्मीर के या अदर किसी भी कंट्री में गया हूँ या कोई स्टेट में गया हूँ या डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, तो वहाँ के स्टार्टिंग से ही क्या करूँगा, रीति रिवाज को सीखना शुरू कर दूँगा। ये हमारा पुनर्समाजीकरण होता है। ठीक है, ये पाँचों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगर किसी भी कारणवश से आपको ये पाँचों पॉइंट समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको नए तरीके से आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा टॉपिक था समाजीकरण के प्रमुख कारक, जिसमें सबसे पहला कारक आ जाता है परिवार। परिवार मैंने अभी आपको बताया समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण और क्या है, प्राथमिक कारक है। और अगर प्राथमिक नहीं पूछेगा तो हमसे पूछेगा अनौपचारिक कारण है। ठीक है, हमसे पूछ लेगा समाजीकरण का अनौपचारिक कारक कौन सा है। तो अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें रूल, कायदे, कानून, नियम नहीं लगते होंगे, यानी कि बच्चा यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल फ्री होकर सीखता है, यानी कि कोई भी नियम नहीं होते हैं। जबकि जस्ट इसका अपोजिट जो विद्यालय होता है हमारा, इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बालक आदतें, संस्कार, बड़ों का सम्मान करना, बिल्कुल मिलजुल कर रहना, जैसे समाजीकरण सीखता है। यानी कि इन सबको सीखने के लिए बच्चे के लिए नियम ज़रूरी नहीं होते हैं कि एक नियम बना दिया कि सुबह 7 बजे उठना है, फिर आपको 8 बजे तक ये नियम फॉलो करना है, 9 बजे तक आपने ये वाला गुण सीखना है, 10 बजे तक आपको ये वाला गुण सीखना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें नियम कानून नहीं होते हैं, जबकि जस्ट इसका उल्टा औपचारिक में नियम कानून होते हैं। और जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, पीरियड
वाई पीरियड, उसमें पीरियड लगते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ पे नियम कानून आ जाते हैं वो हमारा विद्यालय जाता है। और विद्यालय जो होता है समाजीकरण की दूसरी संस्था होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इसमें बच्चा सीखता है, बालक सहकारिता सीखता है, समूह भावना सीखता है, इसमें है ना आपसी लेन देन, निर्धारित समय में काम करना, जैसे कि अभी मैंने बताया सब कुछ सेम, वो नियम सेम होते हैं इसमें, सॉरी नियम सेम बोल दिया, कायदे कानून होते हैं इसमें। ठीक है, टाइम टेबल एक तरीके का होता है, जबकि अनौपचारिक में टाइम टेबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा है हम उम्र बालक। हम उम्र बालक के बारे में वाइगोस्की के अनुसार हम समझते हैं इसे, तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उम्र बालकों के साथ बच्चे बिना किसी भय या दबाव के मुक्त विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कि आप किसी एक क्लास के अंदर काफ़ी बच्चों को बंद कर दीजिए, या बंद से मुराद पनिशमेंट नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि उनको उसके अंदर जाने दीजिए, तो बच्चा जब क्या होता है अपने हम उम्र के साथ बिना भय से सीखता है, यानी कि उसमें भय नहीं होता है, बिल्कुल खुल के बात करता है, ओए तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई नया टीचर आ जाता है तो बच्चे भय में आ जाता है, उसका सोशलाइजेशन नहीं हो जाता है। तो भाई उसके साथ भी यही कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो अंतःक्रिया अपने हम उम्र के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। चौथा पॉइंट है आपका मीडिया। आज के दौर में मीडिया पिछले कुछ वर्षों में समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक बन गया है जिसके द्वारा अधिगम, आदतें, वेशभूषा, खान-पान सभी प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि अधिगम से, जैसे पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी या टीचर घर पर पढ़ाने आता था, अब ऑनलाइन ज़माना आ गया है। आदतें हम किसी दूसरे को मॉडल बना ले रहे हैं। वेशभूषा देख के हमने कपड़ा, जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, जो कि बहुत गलत है हमारे इंडिया के लिए। खान-पान देख के अब हम वेस्टर्न कल्चर, चाइनीज़ कल्चर हम खा रहे हैं, मोमोज़ वगैरह खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, मीडिया से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था समाजीकरण के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में पढ़ता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, तो मनोलैंगिक सिद्धांत आपका फ्रायड साहब ने दिया। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। अवस्था के कुछ नाम है और काम वासना का केंद्र है। काम वासना आप निगेटिव सेंस ना लेकर इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। जैसे कि सेक्स का मसला यहाँ पे नहीं है, जैसे आप सोचते होंगे कि काम वासना मतलब इससे जुड़ी भी है, नहीं, ये अवस्थाओं से जुड़ी भी है। जैसे कि मुखी अवस्था होती है, ठीक है, जो 0 से लेकर 1 वर्ष तक चलती है, ये मुख पर होती है। इसकी काम वासना कहाँ पर होती है, मुख पर होती है। जबकि गुदी अवस्था 1 से 3 वर्ष तक चलती है, ये गुदा पर होती है। ठीक है, लिंगी अवस्था जो 3 से 6 वर्ष तक चलती है। देखो, इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अवस्थाएं कराई थी, तो उसमें 3 से 6 वर्ष, यानी कि ये हमारा किस में आ गया था, शायद बाल्यावस्था के अंतर्गत आया था। सॉरी, हम बाल्यावस्था कह रहे हैं, शैशवावस्था के अंतर्गत आया था 3 से 6 वर्ष, जिसमें समलिंगीय ईर्ष्या, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है, बालिका जो होती है पितृ प्रेम करती है और माता से क्या होती है, नफरत करती है। उसे लगता है कि माता पिता के बीच में आती हैं और मुझे मिलने नहीं देती हैं या प्यार करने नहीं देती हैं। ओडिपस ग्रंथि में मैंने बताया था कि बालक मातृ प्रेम करता है, माता से प्रेम करता है, उसे लगता है कि पिता बार बार बीच में एक मूवी में ऐड की तरह आ जाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था उसमें। जबकि सुप्त अवस्था जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है, जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं बाल्य अवस्था से, और समलिंगीय समूह, जिसमें मैंने आपको बताया था विशेषताओं में कि इस उम्र में बच्चा क्या करता है, अपने समलिंगी, अब वो समझ जाता है कि मैं लड़का हूँ और मुझे लड़के वाले दोस्त बनाना है अपने ही, और लड़कियाँ भी समझ जाती हैं अब मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों से दोस्ती करना है। ये मैंने आपको अवस्थाओं में बताया था। ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था 12 से 20 वर्ष तक चलती है, जिसे मैं किशोरावस्था में समझाया था, उसे कनेक्ट कर सकते हैं किशोरावस्था में, जिसमें मैंने बताया था अब विषमलिंगी प्रेम शुरू हो जाता है, लेकिन अब लड़का लड़की समझने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, धोखाधड़ी होती है। ठीक है, समझ सकते हैं अब आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट है बेटा, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसे भी कवर कर लेते हैं, बस एक टॉपिक रह गया आपका। ठीक है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है टेट में, सीटेट में, कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया गया है इसे। अवस्था के नाम दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ उम्र दे रखी है, और उसमें पैदा होने वाले कारण दे रखे हैं, यानी कि पैदा होने वाले गुण दे रखे हैं, और हर अवस्था में एक गुण पैदा होता है। ठीक है, और पहली अवस्था है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास। हमेशा बेटा हम बनाम के पहले वाला क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं अच्छे से एक बार समझा दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि क्लियर होगा या नहीं हुआ है आपको। ठीक है,
देखो पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास। उम्र होती है 0 से 1 वर्ष और पैदा होने वाला गुण होता है आशा। देखो जो पैदा होने वाला गुण है, ठीक है, वो हमेशा बनाम से पहले वाले से ही पैदा होगा। ठीक है, अब एक बच्चे को लगता है कि या उसके माता पिता अच्छे से उसकी परवरिश कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर विश्वास पैदा होगा। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अविश्वास पैदा होगा, और अगर कर रहे हैं तो विश्वास पैदा होगा, इसलिए आशा पैदा हो जाएगी कि हाँ, कि इस तरीके से माता पिता को देखकर वो सीखता है कि उसके अंदर आशा पैदा होती है कि हाँ, माता पिता इसकी मदद करते हैं या उसकी मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका स्वायत्तता बनाम शर्म, जो 1 से 3 वर्ष तक चलती है। इसमें पैदा होने वाला जो गुण होता है वो होता है आपका इच्छा शक्ति। ठीक है, देखो स्वायत्तता के बारे में समझते हैं। स्वायत्तता, जो छोटा बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। जैसे पिताजी ने एक गिलास पानी मंगाया, वो गिलास में पानी बहुत तेज़ी में भागता हुआ आया और ले आया, पिताजी ने तारीफ़ करी, अरे बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वो बच्चा सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ। अब वो क्या करता है कि 20 लीटर की बाल्टी उठाने की कोशिश करता है। क्या करता है, 20 लीटर की बाल्टी या 30 लीटर की, 50 लीटर की बाल्टी उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो बाल्टी उठा नहीं पाता है तो सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, तो वो झिझक जाता है, शर्म आ जाती है उसकी। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर ये भावना पैदा हो, स्वायत्तता की भावना पैदा हो, इसलिए इच्छा शक्ति बढ़ती है उसकी। ठीक है, तो कौन सा गुण पैदा होता है, अगर स्वायत्तता पे हो जाता है तो उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है, क्योंकि अगर वो उठा लेता है तो उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है। ये तो है ना। दूसरा है आपका तीसरा पहल बनाम अपराध बोध। ये 3 से 5 वर्ष तक चलती है। इसमें होता है उद्देश्य पूर्णता गुण का पैदा होना। देखो पहल बनाम, पहल का मतलब होता है बच्चा किसी काम को खुद शुरू करता है और कर लेता है तो उद्देश्य पूरा हो जाता है, और नहीं कर पाता है तो अपराध, जैसे कि अपराध का बोध होता है। अपराध का बोध जैसे कि सपोज के तौर पर बच्चों कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो काम पूरा हो गया तो पहल हो गई, यानी कि उद्देश्य उसका पैदा होने वाला गुण क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और यदि वो किवाड़ टूट गई तो क्या होगा, अपराध, उसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। ऐसा ही तो होता है ना। तो 3 से 5 वर्ष तक हो जाता है आपका। ठीक है, चौथा है आपका परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, 5 से 13 वर्ष और पैदा होने वाला गुण होता है प्रतियोगिता। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है यहाँ पे 5 से 13 वर्ष में, तो बच्चा क्या सोचता है कि सब मेरी ही हाइट के हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, लंच बॉक्स ला रहे हैं, मेरे सबका जूता एक ही साइज़ का है, सभी लोग टाई बन रहे हैं। लेकिन तब अचानक क्या होता है कि वो बच्चा टॉप ना कर दूसरा वाला बच्चा टॉप कर देता है, और वो देखता है कि सामने वाला बच्चा एक ट्रॉफ़ी हाथ में पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीनता का विकास हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया कि आपको परिश्रम से पहले वाले को ही प्रेफर करना है। ठीक है, तो क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सब में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो परिश्रम अगर वो करेगा, यहाँ पे प्रतियोगिता का अगर परिश्रम क्या होता है, सफल हो जाता है, अगर परिश्रम सफल होता है तो पैदा होने वाला गुण प्रतियोगिता का पैदा हो जाता है, और अगर सफल नहीं होता है तो हीनता की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पहचान बनाम भ्रम। उम्र होती है 13 से 21 वर्ष, और जो पैदा होने वाला गुण है वो वफादारी है। एक बार इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो उम्र, अगर उम्र से भी पहचान हो तभी भी आंसर आपको मिल जाएगा। 13 से 21 वर्ष यानी कि किशोर अवस्था में पहुंच गए। तो इस उम्र में क्या होता है, बालक जो होता है, मैंने अवस्था भी कराई थी, अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने सपने, पापा के सपने को पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो अगर पहचान बनाना चाहता है तो उसके अंदर पैदा होने वाला गुण वफादारी होगा, और अगर नहीं बना पाया तो भ्रम पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लगाव बनाम विलगन। 21 से 40 वर्ष, और पैदा होने वाला गुण क्या होता है आपका, वो होता है आपका प्रेम। ठीक है, उम्र क्या है, 21 से 40, यानी कि शादी विवाह हो गया, पति पत्नी, मौसा, चाचा चाची, रिश्तों का बेटा क्या होता है, इसमें एक जाल लगा हुआ है। और अगर इसमें धोखा हो गया, बीवी ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, विलगन हो जाता है। ठीक है, तो अगर लगाव हुआ हमारा तो हमारा पैदा होने वाला गुण कौन सा होगा, प्रेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये उम्र जो चलती है 40 से 65, यानी कि पैदा होने वाला गुण होता है इसमें परवाह। अब उत्पादकता बनाम स्थिरता 40 से 65 वर्ष में क्या होता है, यानी कि उत्पादकता, उत्पादक का मतलब होता है बहुत पैसे कमाने का, बीमा, अपना इंश्योरेंस करवाने का, बच्चों की फ्यूचर बनाने का, बच्चों को पढ़ाने का, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। ठीक है, अगर आप ये कर पाते हैं तो यानी कि आपके अंदर पैदा होने वाला गुण प्रवाह होता है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो स्थिरता का गुण पैदा होता है। ठीक है, और अगर नौकरी चली गई आपकी तो क्या आ जाएगी, आपकी स्थिरता आ जाएगी। लास्ट है आपका संपूर्णता बनाम निराशा।
65 से आगे यानी कि बुद्धिमानी। ठीक है, पैदा होने वाला गुण कौन सा है? बुद्धिमानी। तो संपूर्णता यानी कि जब व्यक्ति जो होता है रिटायर होकर अपने घर पर आ जाता है और एक बार वो अपने पीछे के जीवन को देखता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, पैसा की सेविंग अच्छी कर ली है और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी है, बच्चे अपनी नौकरी कर रहे हैं, मैंने सब कुछ काम कर लिया है, तब तो उसके अंदर पैदा होने वाला गुण बुद्धिमानी होगा। और यदि वो कुछ नहीं कर पाया है, ना बच्चों के लिए, ना अपने लिए, ना बैलेंस बनाया उसने, तो उसके अंदर निराशा पैदा होगी। ठीक है, तो आज के लिए चौथा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक किसी भी पॉइंट में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं उसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। फ़िलहाल आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए।